बेटा आज हमको पढ़ना है संक्षारण से बचाव के उपाय। हमने अपने पिछले वीडियो पर संक्षारण प्रक्रिया को पढ़ा था, जिसमें हमने ध्यान दिया कि जब भी किसी धातु के टुकड़े को आप वायु या नमी पर रख देते हो, उस धातु की बाहरी सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है, इफेक्टेड होने लगती है। धातुओं में इस प्रक्रिया को हम कहते थे संक्षारण। संक्षारण का एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा, लोहे पर जंग लगना। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी धातु को संक्षारित होने से बचाना है, किसी धातु को खराब होने से बचाना है, तो हम क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनको प्रयोग में ला सकते हैं और अपनी धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बेटा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा मेरे पास तरीका है जिससे हम धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। तो मैं कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपके साथ शेयर करे देता हूँ, जो किसी धातु को खराब होने से बचा लेंगे। अगर मैं फर्स्ट नंबर पे चेक करूं कि ऐसा कौन सा तरीका है जो किसी धातु को संक्षारित होने से बचा लेता है, तो बेटा सबके दिमाग में पहले नंबर पर आने वाला है कि यदि आप किसी धातु की सतह पर पेंट कर देते हो, धातु की सतह पर पेंट करके, अगर आप किसी भी धातु की सतह पर पेंट कर देते हो, तो पेंट करने से होता क्या है, धातु की ऊपरी सतह पर चढ़ गया पेंट। अब धातु की जब ऊपरी सतह पर पेंट चढ़ गया, तो अब जब भी वायु या नमी आएगी वायुमंडल से, वो उसी पेंट से टकराकर वापस लौट जाएगी। पेंट से ही टकराकर वापस लौटेगी, वो धातु की सतह पर पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि वायु या नमी अब धातु की सतह पर नहीं पहुंच पा रही, धातु का संक्षारण नहीं होने वाला है। तो एक तो सबसे पहला मेथड है कि आप किसी भी धातु को अगर पेंट कर देते हो उसकी सतह को, तो फिर उस धातु को आप खराब होने से आसानी से बचा सकते हो। और यही कार्य भी हम लोग करते हैं कि लगातार अपने यहाँ के खिड़की दरवाजे घरों के जो होते हैं, इसको लगातार पेंट करते रहते हैं, ताकि वायु या नमी जो भी आए ये उसी पेंट की सतह से टकराकर वापस लौट जाए, मेटल अर्थात धातु तक पहुँच ना पाए। तो ये पहला नंबर तो ये हो गया कि मैं अगर किसी धातु की सतह पर पेंट कर देता हूँ, मैं उसे खराब होने से बचा लेता हूँ। दूसरे अगर इफेक्ट को मैं चेक करूँ, आपने देखा होगा जब भी कभी आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, आप इस बात को देखते हैं उसके जो औजार हैं वो काफ़ी पुराने हैं, और लेकिन फिर भी उनमें चमक बरकरार है अभी भी। उसका रीज़न है एक सबसे बड़ा कि जब भी मैकेनिक या मिस्त्री अपने औजारों को छूता है, उसके हाथों में लगा जो ऑयल या ग्रीस होती है, वो एक पतली परत औजार के ऊपर बना लेती है, उपकरण के ऊपर एक पतली परत बना लेती है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक मेटेलिक टुकड़ा है, मेरे हाथों में ऑयल या ग्रीस है, मैं जैसे ही इसको टच करूँगा, मेरे हाथों से ऑयल निकलकर इसकी एक पतली परत बना लेगा। और क्योंकि ऑयल या ग्रीस की एक पतली परत मेटल पर बन गई है, अभी सोचने वाली बात है, अब जब वायु या नमी आएगी तो वो मेटल तक नहीं पहुंचेगी, वो उसी तेल या ग्रीस की पतली परत तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि वायु या नमी उस पतली परत से ही टकराकर वापस लौट आई, धातु तक नहीं पहुंच पाई है। बेटा धातु का संक्षारण होने वाला नहीं है। तो अगर मैं चेक करता हूं कि एक दूसरा माध्यम क्या हो सकता है संक्षारण से बचाव का, तो मैं लिख सकता हूं धातु पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर, यदि किसी धातु की सतह पर आप तेल या ग्रीस की पतली परत को लगा देते हो, तो भी आप उस धातु को खराब होने से आसानी से बचा सकते हो। अब मैं थर्ड नंबर पे चलता हूं कि आखिर धातु को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो बेटा तीसरे नंबर पे आता है, हमारे यहाँ कुछ मेटल है, मैं उनके नाम लिखे देता हूं, जैसे निकिल, क्रोमियम। इनमें से मुख्य निकिल और क्रोमियम है। ये भी बेटा एक चीज़ है, एक फैक्ट है कि निकिल और क्रोमियम, इन दोनों धातुओं के संक्षारण की स्पीड या संक्षारण की गति, खराब होने की गति बहुत धीमी होती है। अगर मैं सोचता हूं इस चीज को, अगर निकिल और क्रोमियम के खराब होने अर्थात संक्षारित होने की गति बहुत धीमी है,
तो यदि हम किसी धातु की सतह पर निकेल या क्रोमियम की परत को चढ़ा दें, तो अभी आप सोचो, अगर किसी धातु की सतह पर निकेल या क्रोमियम की परत को चढ़ा दिया, सबसे पहले कौन सी धातु खराब होगी, निकेल या क्रोमियम। और निकेल और क्रोमियम के संक्षारण की स्पीड या गति बहुत धीमी है, तो कई वर्ष लग जाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा सतह पर चढ़ी हुई निकेल या क्रोमियम के संक्षारण में। और जब निकेल या क्रोमियम संक्षारित हो जाएगा, उसके बाद अंदर वाली धातु का संक्षारण प्रारंभ होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि मुझे किसी धातु को लंबे समय तक बचा कर रखना है संक्षारण से, तो मैं किसी ऐसी धातु को लेपित कर दूंगा, ऐसी धातु की पतली परत को चढ़ा दूंगा जिस धातु का संक्षारण बहुत धीमा होता है। और ऐसी धातुओं के नाम आए तो मैं नाम में बताता हूं, निकेल और क्रोमियम को। निकेल और क्रोमियम की अगर धातु पर परत चढ़ा दी जाए तो निकेल और क्रोमियम पर संक्षारण की स्पीड बहुत धीमी होती है। निकेल और सबसे पहले संक्षारण किसका होगा, पहले तो निकेल या क्रोमियम को होगा। इसी का संक्षारण बहुत दिनों में हो पाएगा, कई वर्षों का समय लग जाएगा, और हमारी अंदर उपस्थित धातु क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो मैं एक और नंबर लिखे देता हूं यहां कि निकेल या क्रोमियम की परत चढ़ाकर, अगर आप किसी धातु को खराब होने से बचाना चाहते हैं, आप उस पर निकेल या क्रोमियम की परत को चढ़ा सकते हैं। और जैसे ही परत चढ़ाओगे तो सबसे पहले निकेल या क्रोमियम खराब होगा, जिसे खराब होने में बहुत वर्षों का समय लग जाएगा। जब ये खराब हो जाएंगे, उसके बाद अंदर वाली मेटल खराब होना स्टार्ट होगी, बेकार होना स्टार्ट होगी। तो ये तीसरा नंबर हो गया। मैं चौथे नंबर पर अगर चलता हूं कि आखिर और मेरे पास क्या मेथड है जिससे मैं धातु को खराब होने से बचा लूं, तो बेटा अब इसके लिए थोड़ी सी बात अलग है। थर्ड और फोर्थ जो नंबर है, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ जो नंबर हैं, इसके थोड़े से अलग मेथड है, तो मैं उस मेथड की भी बात करता हूं। देखो, मैं फोर्थ नंबर पे मैं बात करता हूं। फोर्थ नंबर पे मुझे एक विशेष चीज लिखनी है, बलिदानी रक्षण विधि। बलिदानी रक्षण विधि एक बलिदानी रक्षण विधि नाम का भी एक प्रोसेस है, जिससे हम किसी भी धातु को खराब होने से आसानी से बचा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा कि बलिदानी रक्षण विधि होती क्या है। तो देखो, मैं बलिदानी रक्षण विधि में सबसे पहले बताता हूं। जैसे मैं मान लेता हूं कि मुझे लोहे को खराब होने से बचाना है। लोहे का फॉर्मूला Fe। मैं लोहे की एक रॉड को बना देता हूं। ये लोहे की क्या हो गई, रॉड। लोहे की रॉड को और मोटा सा बना लेते हैं ताकि रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो वो समझ में आए। तो ये लोहे की रॉड हो गई। अब मुझे ये चेक करना है लोहे का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान क्या है। मुझे क्या करना है, किसी ऐसे मेटल को लेना है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर हो। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे लौह धातु को, लोहे के टुकड़े को संक्षारण से बचाना है। मुझे किसी ऐसे धातु के टुकड़े को चाहिए, या मुझे कोई ऐसी धातु चाहिए जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर हो। तो जनरली जब बात आती है तो बात आ जाती है जिंक की। जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर है। अब अगर लोहे से ऊपर है तो मैं करूंगा क्या, मैं लोहे पर एक पतली परत किसकी चढ़ा दूंगा, जिंक की। ये लोहा था, लोहे पर एक पतली परत मैंने काहे की चढ़ा दी, जिंक की चढ़ा दी। अब बात करते हैं कि अगर लोहे पर जिंक की परत को चढ़ा दिया जाए तो उस समय रिएक्शन क्या होगी। बहुत आसान सा है। मैं जिंक में थोड़ी सी दरार बना देता हूं जहां पर जल की बूंद आकर टिक जाएगी। ये काहे की बूंद है, जल की बूंद। तो बेटा बड़ा आसान सी चीज है। लोहे को मुझे प्रोटेक्ट करना था, बचाना था, इसलिए मैंने किसी ऐसे मेटल को ध्यान दिया जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से उस धातु का स्थान ऊपर हो। मुझे लोहे को प्रोटेक्ट करना था तो मैंने जिंक को यूज किया। क्यों? क्योंकि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर है। और मैंने लोहे के चारों ओर जिंक की एक पतली परत को लगा दिया, और मैंने जल की बूंद को टिकने के लिए, रुकने के लिए मैंने एक स्थान भी, स्पॉट भी बनाया ताकि जल की बूंद वहां रुके, नमी वहां रुके और धातु को खराब करे।
तो बेटा होता क्या ऐसी सिचुएशन में, जैसे ही जल की बूंद उस जिंक की सतह पर आती है, बेटा जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैसे ऑक्सीकरण होता है, जिंक ने क्या किया, जिंक का पार्टिकल वाटर के कांटेक्ट में आने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे अपने आयंस में ब्रेक होता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, मैंने बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दिया। मैं और थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं कि जिंक वाटर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। अभी सोचो जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागे और जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं Zn+2 के फॉर्म में तो जल की बूंद पर चला गया। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो इलेक्ट्रॉन उसने किसको डोनेट कर दिए, लोहे को। अर्थात जो आयरन था उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। या आयरन एक ऐसा सिस्टम था जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ग्रहण किया। अगर आयरन का कहीं पर ऑक्सीकरण भी हो गया होता, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी बात कर लेता हूं, वैसे तो लोहे का ऑक्सीकरण होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर बाई चांस लोहे का ऑक्सीकरण भी होने वाला होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे हैं वो इलेक्ट्रॉन लोहा ग्रहण करता और अपने आप को पुनः फ्री स्टेट पर ले आता। मैं इस रिएक्शन को देखकर क्या समझता हूं, जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जिंक त्यागेगा और लोहा इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता। तो बेटा उसका रीजन भी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है, जिंक का ऑक्सीकरण होने वाला है। और क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe नीचे है, Fe का क्या होने वाला है, अपचयन होने वाला है। आपने इसको पहले भी पढ़ा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है ऑक्सीकरण, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु नीचे होती है उस पर क्या होता है, अपचयन। अगर मैं इसको एक ध्यान से देखूं तो बेटा जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि लोहे का क्या हो रहा है, अपचयन। अगर आप इस चीज को ध्यान दोगे तो ऑक्सीकरण कहां पर संपन्न होता है, एनोड पर। अपचयन कहां पर संपन्न होता है, कैथोड पर। तो मैं अगर एक बार चेक करूं तो मुझे ये जो पूरा सिस्टम मिल रहा है ये एक प्रकार का क्या है, सेल की भांति व्यवहार प्रकट कर रहा है। सेल की भांति क्यों व्यवहार कर रहा है, क्योंकि एक मेटल का ऑक्सीकरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए, और दूसरा मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हुए क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऑक्सीकरण विक्रिया हुई, अपचयन भी अभिक्रिया हुई। इस हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये लोहे का टुकड़ा जो जिंक से प्लेटेड है ये एक प्रकार के छोटे सेल का कार्य करता है। और इस प्रकार से हम लोहे को बचाने के लिए जिंक की परत को क्या कर देते हैं, लेपित कर देते हैं। जिंक की परत लेपित होने से होता क्या मैं बताऊं, जिंक खराब हो जाता है लेकिन लोहे को क्या कर लेता है, बचा लेता है। जिंक स्वयं खराब होकर, जो है जिंक स्वयं ऑक्सीकृत होकर लोहे को बचाता है। इस विधि को कहते हैं बलिदानी रक्षण। बलिदानी रक्षण का मतलब है जिंक अपना बलिदान करके लोहे का रक्षण करता है, लोहे को बचा लेता है। तो एक ऐसी क्रियाविधि जिसमें से किसी धातु पर उससे अधिक क्रियाशील धातु की परत को चढ़ाया जाता है, जिससे अधिक क्रियाशील धातु का क्या होता है, संक्षरण होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, लेकिन कम क्रियाशील धातु का संक्षरण रुक जाता है। अतः अधिक क्रियाशील धातु की उपस्थिति में कम क्रियाशील धातु का संक्षरण रुक जाना ही क्या कहलाता है, बलिदानी रक्षण विधि कहलाती है। तो बेटा बलिदानी रक्षण विधि में आप इसको लिख भी सकते हो। अब मैं इसमें यह नहीं लिखने वाला कि कहते किसको, मैं देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब किसी धातु के टुकड़े को उससे अधिक क्रियाशील धातु से लेपित कर दिया जाता है तो अब अधिक क्रियाशील वाली धातु का क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण, जबकि कम क्रियाशील धातु का क्या होता है, अपचयन। अधिक क्रियाशील धातु का ऑक्सीकरण होने के कारण यह धातु शीघ्र ही समाप्त होने लगती है, परंतु कम क्रियाशील वाली धातु को खराब होने से बचा लेती है। इस विधि को क्या कहते हैं, बलिदानी रक्षण विधि। जैसे एग्जाम्पल में आएगा, लोहे के टुकड़े को बचाने के लिए
हम इसमें अधिक क्रियाशील धातु जिंक की परत को क्या कर देते हैं, लेपित कर देते हैं, जिससे जिंक का क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण, और जिंक ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जबकि जिंक लोहे को खराब होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बलिदानी रक्षण विधि। तो बेटा ये बलिदानी रक्षण विधि हो गई। अब मेरे पास अभी एक दो और प्रोसेस हैं जिससे मैं किसी भी धातु को खराब होने से बचा सकता हूं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बलिदानी रक्षण विधि भी बहुत ज्यादा आता है। और 5th नंबर पर अगर देखा जाए कैथोडिक रक्षण विधि, कैथोडिक रक्षण विधि। अब इस विधि को भी पढ़ते हैं कि कैथोडिक रक्षण विधि क्या है। कैथोडिक रक्षण विधि में से मैं एक बात समझता हूं, कुछ कैथोड से रिलेटेड जानकारी होगी मेरे पास, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं कैथोडिक रक्षण विधि होता क्या है। बेटा देखो मैं बताऊं, हमारे यहां लोहे के पाइप अवेलेबल होते हैं। अब लोहे के पाइप अवेलेबल होने पर होता क्या है, हम लोग पहले वैसे देखा जाए तो जो मेन होल के पाइप होते थे, नालियां होती थी, ये कास्ट आयरन नाम का एक लोहा होता है, उसके पाइपों के बीच में से गुजारी जाती थी। अब तो सीमेंटेड भी चलने लगे हैं, लेकिन पहले जो थे वो लोहे के ही चलते थे, क्योंकि कास्ट आयरन पर संक्षारण की गति धीमी होती है। मैं ये नहीं कहता कि कास्ट आयरन का कभी संक्षारण नहीं होता, कास्ट आयरन भी संक्षारण होता है। कास्ट आयरन का अर्थ लोहा, ये एक प्रकार का लोहा है। कास्ट आयरन का भी अर्थात लोहे का भी संक्षारण होता है, लेकिन कास्ट आयरन नाम के लोहे का संक्षारण की गति धीमी होती है। क्यों? अगर लोहे के पाइप है, इसके अंदर मैं वाटर को फ्लो कराता हूं, तो होता क्या है, अंदर तो वाटर फ्लो हो रहा है जिसमें बहुत सारे विद्युत अपघट्य घुले हुए हैं, और बाहर ये कहां पाइप रखा है, मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी के अंदर गाड़ दिए, जमीन के अंदर चलते हैं ये पाइप। तो जमीन में या मिट्टी के अंदर भी कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैं बात करता हूं कि अगर ये जमीन के अंदर गड़ा है, इसके चारों ओर भी कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो मिट्टी में अवेलेबल है। वे इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, वो लोहे के टुकड़े का जो सॉलिड फेस में है धीरे धीरे ऑक्सीकरण कराते हैं, क्योंकि Fe जैसे इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, Fe जो है वो अपने आयंस में क्या होता है, ब्रेक होता है, और आयंस में ब्रेक होने के दौरान इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। इस प्रकार से लोहे का धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है। अभी मुझे क्या करना है, ऑक्सीकरण का मतलब है लोहा धीरे धीरे क्या होने लगा है, खराब होने लगा है। अब मैं लोहे को खराब होने से क्या करना चाहता हूं, बचाना चाहता हूं। Fe डबल प्लस में चेंज होकर खराब हो रहा है बेटा, क्योंकि अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का मतलब खराब हो रहा है लोहा। अब अगर इसके ऑक्सीकरण को हमें रोकना है, हमें करना क्या होगा, मुझे लोहे से किसी अधिक क्रियाशील धातु को लेना है, कोई भी मेटल जो जिसकी क्रियाशीलता लौह धातु से अधिक हो। मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूं। मैंने मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लिया और उस मैग्नीशियम के टुकड़े को भी जमीन में मिट्टी के अंदर गाड़ते हुए मैंने एक वायर लिया, वायर के थ्रू उस लोहे के पाइप को कनेक्ट कर दिया। अब इस बात को समझो, लोहे का पाइप भी मिट्टी के विद्युत अपघट्य में डूबा है, मैग्नीशियम का टुकड़ा भी मिट्टी के विद्युत अपघट्य में डूबा है, अर्थात दो अलग अलग धातुएं विद्युत अपघट्य में डुबा दी गई हैं। अगर दो अलग अलग धातुएं विद्युत अपघट्य में डुबाई गई हैं और उन दोनों को एक सर्किट के थ्रू, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है ये सेल बन गया, क्योंकि सेल में भी सेम चीज होती थी। आप दो मेटल लेते थे अलग अलग और उनको किसी इलेक्ट्रोलाइट में डुबा देते थे। अभी भी मैंने दो मेटल लिए हैं, मैग्नीशियम एंड आयरन, और मैंने उसको मिट्टी के विद्युत अपघट्य में क्या कर रखा है, डुबा रखा है। अगर मिट्टी के विद्युत अपघट्य में डुबा रखा है तो मैग्नीशियम और लोहा ये दोनों आपस में मिलकर एक शेल का निर्माण करते हैं। और आप सभी को पता है, जब भी कभी शेल का निर्माण होता है उसमें से एक धातु एनोड का कार्य करती है और एक धातु कैथोड का कार्य करती है। अब थोड़ा सा पुरानी बात को ध्यान देने वाली बात है। पुरानी बात कौन सी? मैग्नीशियम और Fe में मैंने आपको बता रखा था, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होती है उसका क्या होता है, अपचयन। क्योंकि अगर मैं Mg और Fe को चेक करता हूं
मुझे ये पता चलता है कि जो मैग्नीशियम है ये विद्युत रासायन श्रेणी में लोहे से ऊपर है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का स्थान विद्युत रासायन श्रेणी में ऊपर है, मैग्नीशियम शीघ्रता से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा। अभी आप सोचें, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, डबल प्लस का मतलब त्याग दिया इसने, और जैसे ही त्यागेगा मैं इस अभिक्रिया को क्या बताऊंगा, यह अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो बात आती है सर जी अगर सेल में मैं चेक करूं, क्योंकि ये डिवाइस अब एक प्रकार का, ये सेटअप एक प्रकार का सेल बन गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर होती है। लेकिन अगर मैं Fe की बात करूं तो जो Fe चार्ज आयन में चेंज हुआ था उस पर क्या होता है। बेटा सोचो, अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कहां पर आएगा, आयरन पर आएगा, लोहे पर आएगा। और जब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लोहे पर आएगा तो जो लोहे का टुकड़ा डबल प्लस के फॉर्म में है उसको मैग्नीशियम द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। मैग्नीशियम ने कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, वो Fe डबल प्लस जो बना था उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, और जैसे ही ग्रहण किए तो Fe के दोनों इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो गई, पूरी हो गई, ये बन गया Fe। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया, इसलिए अभिक्रिया का प्रकार अपचयन। और आप सभी जानते हो अपचयन अभिक्रिया कहां पर होती है, कैथोड पर। अब मैं इसको अगर इस नाम से जोड़ता हूं तो आप सोचो, लोहे की धातु को बचाने के लिए हमने मैग्नीशियम के टुकड़े को स्थापित किया। पहले लोहा ऑक्सीकृत हो रहा था, अर्थात पहले ये एनोड की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नीशियम के टुकड़े के साथ इस लोहे के टुकड़े को जोड़ा, मैग्नीशियम स्वयं एनोड बना और उसने लोहे के टुकड़े को क्या बनाया, कैथोड बनाया। क्योंकि मैग्नीशियम स्वयं एनोड बनकर लोहे के टुकड़े को कैथोड बनाता है, और कैथोड बनाने के दौरान लोहे का क्या होता है, अपचयन। और अपचयन का मतलब है धातु खराब होने वाली नहीं है। इसका मतलब मैग्नीशियम के टुकड़े ने लोहे को कैथोड बनाते हुए उसकी रक्षा कर ली, उसको बचा लिया। मैग्नीशियम के टुकड़े ने लोहे को कैथोड बनाकर उसकी रक्षा कर दी, इसलिए इस विधि का नाम है कैथोडिक रक्षण विधि। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब मैग्नीशियम का वायर इस लोहे के पाइप से कनेक्ट नहीं था, लोहे के पाइप का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, मिट्टी के विद्युत अपघट्य में डूबकर, अर्थात ये काहे का कार्य कर रहा था, एनोड। ऑक्सीकरण एनोड को देता है। मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा था आपके लिए सेल को, जब मैंने बताया था लोन। ऑक्सीकरण किसका होता है, एनोड का। तो क्योंकि लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा था मैंने उसको नाम एनोड दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मैग्नीशियम के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, मैंने इस बात को चेक किया कि मैग्नीशियम अब ज्यादा क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, लोहे की अपेक्षा। इसलिए मैग्नीशियम अब एनोड बनेगा, ऑक्सीकरण करेगा, और लोहे पर अब ऑक्सीकरण नहीं होने देगा। लोहे पर कौन सी अभिक्रिया करवाएगा, अपचयन। अपचयन का मतलब अब लोहा काहे का कार्य करेगा, कैथोड। तो मैग्नीशियम ने लोहे को बचाने के लिए लोहे को क्या बनाया, कैथोड बनाया, और कैथोड बनाते हुए लोहे की रक्षा की। क्योंकि मैग्नीशियम ने लोहे को कैथोड बनाकर रक्षा की, बेटा हम इस विधि को क्या कहते हैं, कैथोडिक रक्षण विधि। तो कैथोडिक रक्षण विधि आप लिख सकते हो। आप जानेंगे कैथोडिक रक्षण विधि में क्या करना है। आप अपने घरों में पड़ने वाले लेंटर पर जो सरिया का जाल पड़ता है उस पर भी ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। आपके यहाँ जब भी सरिया का जाल बांधा जाए, आप बीच बीच में उस लोहे की रॉड से मैग्नीशियम के टुकड़े को कनेक्ट करके रख दो, सभी जगह नहीं लेकिन बीच बीच में रख दो। उससे होगा क्या, जो लोहे की सरिया 10 साल या 50 साल में खराब हो जाती थी, तो अब 50 साल में तो ये मैग्नीशियम ही खराब होगा। पहले 50 साल तो केवल मैग्नीशियम चलेगा। जब मैग्नीशियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तब तक लोहे का जो जाल है ये कैथोड का कार्य करता रहेगा और लोहे के जाल पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं। लेकिन जब ये मैग्नीशियम के टुकड़े धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, लोहे का संक्षारण तब प्रारंभ होगा। तो 50-100 साल तो केवल मैग्नीशियम चल जाएगा, और इसके बाद लोहे का संक्षारण हुआ तो वो 100-200 साल चलेगा। और आपके यहाँ का जो भी घर है
वो एक लंबे समय तक टिकाऊ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लोहे के टुकड़े को किसी ऐसे मेटल के साथ कनेक्ट करना है जो रिएक्टिविटी सीरीज में या विद्युत रासायन श्रेणी में लोहे से कहाँ स्थान रखता हो, ऊपर। मैग्नीशियम इस प्रोसेस के लिए बेस्ट है, इसलिए मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल बताया है। मेरे पास एक और है, 6 नंबर भी है, 6वां ऐसी विधि भी है मेरे पास जिससे मैं किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकता हूं। तो मेरे पास 6th प्रोसेस क्या है, बड़ा आसान सा है। अगर मुझे किसी धातु के, क्षारीय धातु के फॉस्फेट साल्ट मिल जाते हैं, क्षारीय धातु के फॉस्फेट साल्ट, तो क्षारीय धातु के फॉस्फेट साल्ट क्योंकि प्रकृति में क्षारीय होते हैं, अगर आप किसी भी धातु को अम्लीय माध्यम में, सोचिए अगर किसी भी धातु का फॉस्फेट लवण क्षारीय प्रकृति में है, क्षारीय प्रकृति क्या मतलब है, OH आयन प्रोड्यूस करता है। बस आप इतनी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी धातु का फॉस्फेट साल्ट क्षारीय लवण है तो वो क्षारीय लवण जब किसी धातु पर लेपित कर दिया जाएगा तो वो धातु पर अगर कभी जल का या किसी अम्ल का हाइड्रोजन आयन हुआ, उस हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्योंकि आप समझते हैं इस बात को कि जो अम्ल होते हैं ये पात्र का संक्षारण तीव्र गति से कराते हैं, और हमारे यहाँ जो लगभग, अगर मैं मानूं कि हमारे यहाँ जब भी कोई वाटर की बात होती है बेटा इसकी प्रकृति अम्लीय ही होती है। मैंने बताया भी था क्यों अम्लीय होती है, क्योंकि पानी है, उसमें से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल गई, कार्बोनिक एसिड बनाया। अर्थात हमारे यहाँ का जो जल है वो लगभग प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय, और अम्लीय प्रकृति के कारण ही हमारे यहाँ धातुओं का संक्षारण होता है। अगर मैं किसी क्षारीय लवण को धातु पर लगा दूंगा तो क्षारीय लवण जाते ही धातु की सतह पर जो अम्लीय वातावरण बना हुआ है, जल का अम्लीय वातावरण है, उस अम्लीय वातावरण को ये क्षारीय लवण क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और जब क्षारीय लवण समाप्त हो जाएगा, क्षारीय लवण समाप्त कर देगा अम्लीय जल को, तो बेटा धातु का संक्षारण भी कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। धातु एक लंबे समय में खराब होगी। मैं ये नहीं कहता धातु कभी नहीं खराब होगी, लेकिन धातु को खराब होने में समय कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो मेरे पास 6 ऐसे प्रोसेस थे जिससे मैं किसी भी धातु के संक्षारण को समाप्त कर सकता हूँ, या उसकी गति को कैसा किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है। तो बेटा विद्युत रसायन का जो हमारा चैप्टर है वो बस यहीं तक है। हमारा आज से विद्युत रसायन का चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अपने अगले लेक्चर पर किसी नए चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई नया चैप्टर लिया जाएगा, उसके आर्टिकल्स को देखेंगे। आज हम अपने आर्टिकल्स पर बस इतनी चीज़ों को रखते हैं। धन्यवाद।